कहानी का आगाज एक चमकती हुई सुबह से होता है। एक किस्साला अकीरा टेंडो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन के लिए तैयार हो रहा है। उसने नया इस्त्रीशुदा सूट पहना है, बाल तरीके से बनाए हैं और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है जैसे उसने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। वो टोक्यो की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के सामने खड़ा होता है। वो जब अंदर दाखिल होता है तो उसे फूलों के गुलदस्ते मिलते हैं। उसे एक खूबसूरत सीनियर कारकुन ऑतोरी से मिलाया जाता है जिससे उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। अकेरा को लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 8 बजाती है, कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। रात के 8 बजे अकेरा घर जाने के लिए अपना बैग उठाता है, लेकिन वो देखता है कि कोई भी अपनी कुर्सी से नहीं हिला। सब खामोशी से स्प्लिनों में घुसे हुए हैं। उसका एक सीनियर हंसते हुए उसे कहता है, घर बेटा, यहाँ घर जाने का तसव्वुर ही नहीं है। रात के 12 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं और अकेरा हैरानी से देखता है कि लोग अपनी मेजों पर ही सो रहे हैं। सुबह के 5 बजे वो थका हारा घर जाने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ 2 घंटे बाद दोबारा वापस आना है। यहीं से अकेरा की जिंदगी का वो तारीक दौर शुरू होता है। वक्त गुजरता है और अकेरा का चेहरा अब पहचाना नहीं जाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले हल्के हैं, जिल्द पीली पड़ चुकी है और उसके कमरे में पिछले कई महीनों का कचरा जमा है। वो अब एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक मशीन बन चुका है जो सिर्फ कंपनी के मुनाफे के लिए जीती है। वो दफ्तर में अपने जालिम बॉस गौजाल की गालियां सुनता है, जो उसे मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि वो एक बेवकूफ और नाकारा इंसान है। अकेरा अब इतना टूट चुका है कि वो ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर दुआ करता है कि काश आज कोई हादसा हो जाए ताकि उसे दोबारा दफ्तर की सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। उसके ख्वाब, उसकी खुशियां और उसकी जवानी सब उस कंपनी ने निगल ली है। अकेरा एक सुबह बेदार होता है और उसे शदीद सरदर्द महसूस होता है। वो देखता है कि वो दोबारा लेट हो गया है। वो बदहवासी में तैयार होकर नीचे भागता है ताकि पार्किंग का किराया दे सके। वो अपने मालिक मकान का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से गोश्त चबाने की हौलनाक आवाजें आती हैं। जब वो देखता है तो उसका खून खुश्क हो जाता है। उसका मालिक मकान एक इंसान की लाश पर झुका उसे खा रहा होता है। अकेरा पीछे हटता है और बाहर गली में निकलता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे टोक्यो में आग लगी है, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं और खून आलूद ज़ॉम्बी लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अकेरा जब एक ऊंची छत पर चढ़कर उस तबाही को देखता है तो उसके दिमाग में खौफ के बजाय एक बिजली सी कूदती है। उसे एहसास होता है कि अगर पूरी दुनिया तबाह हो रही है तो उसका मतलब है कि अब कोई नौकरी नहीं है, कोई बॉस नहीं है और उसे अब कभी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो पूरी कुव्वत से चलाता है। आई एम फ्री, मुझे आज काम पर नहीं जाना पड़ेगा। वो ज़ॉम्बियों के बीच में ऐसे नाचता है जैसे वो किसी मेले में हो। उसके लिए ये कयामत नहीं थी, बल्कि ये उसकी कैद से रिहाई का जश्न था। वो एक स्टोर में जाता है, आराम से अपनी पसंदीदा बेयर उठाता है और ज़ॉम्बियों के हुजूम के दरमियान से हंसता हुआ गुजर जाता है। अकीरा अपने कमरे में वापस आता है, लेकिन अब उसके पास एक नया जज्बा है। वो जानता है कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए वो एक डायरी निकालता है और उस पर लिखता है, ज़ॉम्बी बनने से पहले करने वाले 100 काम। वो फहरिस्त में लिखता है, अपने गंदे कमरे को शीशे की तरह चमकाना, दिन के वक्त आराम से बेयर पीना, अपने बालों को शूख रंग देना, एक सुपर हीरो बनकर किसी की जान बचाना, अपने बेहतरीन दोस्त को तलाश करना। वो अपना पहला काम यानी सफाई मुकम्मल करता है और उसके चेहरे पर वो चमक वापस आ जाती है जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। वो अब मरने के लिए नहीं, बल्कि उन 100 कामों को पूरा करने के लिए जीना चाहता है। अकीरा अब अपने कमरे की सफाई मुकम्मल कर चुका था। उसने अपनी फहरिस्त का पहला काम पूरा कर लिया था और अब बारी थी दूसरे काम की। दिन भर बैठकर आराम से बेयर पीना। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, जहां गलियों में खून के धब्बे हैं और दूर से ज़ॉम्बियों के घराने की आवाजें आ रही हैं। वो एक करीबी सुपरमार्केट में दाखिल होता है। वहां अकीरा की मुलाकात एक पुरस्कार और खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम शिज़ोका है।
शिज़ोका अकीरा के बिल्कुल बरक्स है। वो बहुत ही ज्यादा मोहतात और मंतकी है। जब वो अकीरा को देखती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ बेयर के कीन उठा रहा है तो वो उसे एक बेवकूफ करार देती है। शिज़ोका उसे कहती है कि ज़ॉम्बी क़यामत में जीने के लिए उसूल चाहिए होते हैं, जज्बात नहीं। लेकिन अकीरा उसे मुस्कुराकर जवाब देता है कि सिर्फ सांस लेना जीना नहीं है, अपनी पसंद का काम करना जीना है। शिज़ोका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो उसे अपनी बका के लिए एक खतरा समझकर वहां से अकेली निकल जाती है। अकीरा उसे जाता देखता है और अपनी डायरी में एक और काम का इजाफा करता है, एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाना। घर वापस आकर अकीरा जब बेयर का घूंट भरता है तो उसे अपने कॉलेज के दिनों का वो वक्त याद आता है जब उसका बेहतरीन दोस्त केंचो उसके साथ था। केंचो एक पदावर, पुरकशिश और खुश मिजाज नौजवान था जो हमेशा एक बड़ा मॉडल बनना चाहता था, लेकिन अकीरा की तरह वो भी कॉर्पोरेट दुनिया के दबाव में आकर अपनी मंजिल खो चुका था। अकीरा को याद आता है कि उनकी आखिरी मुलाकात एक झगड़े पर खत्म हुई थी, क्योंकि केंचो ने अकीरा को उसकी नौकरी छोड़ने का मशवरा दिया था और अकीरा ने गुस्से में उसे बुरा भला कहा था। अकीरा को शदीद अफसोस होता है। वो सोचता है कि अगर कल वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो अपने दोस्त से माफी भी नहीं मांग पाएगा। वो फौरन इंटरनेट चेक करता है जो अभी तक किसी तरह चल रहा है और उसे पता चलता है कि केंचो टोक्यो के एक महंगे होटल में फंसा हुआ है जहां ज़ॉम्बियों ने इमारत को घेर रखा है। अकीरा अपनी नई मोटर बाइक पर सवार होता है और टोक्यो की तबाहाल सड़कों पर निकल पड़ता है। ये सफर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। हर मोड़ पर ज़ॉम्बी उसे नोचने के लिए लपकते हैं, लेकिन अकीरा के सर पर अपने दोस्त को बचाने का जुनून सवार है। वो होटल पहुंचता है और देखता है कि लॉबी ज़ॉम्बियों से भरी हुई है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर की मंजिलों पर भागता है। वो केंचो को एक ऐसे कमरे में पाता है जहां बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंचो अंदर अकेला है और उसके चेहरे पर मौत का खौफ छाया हुआ है। अकीरा दरवाजे के पास पहुंचकर केंचो को आवाज देता है। अकीरा केंचो से कहता है ये इमारत अब महफूज नहीं रही। केंचो बुरी तरह डरा हुआ है। वो कहता है कि अकीरा कर मर जाऊंगा। अकीरा उससे जज्बाती अंदाज में कहता है कि तुम पहले ही इस नौकरी में मर चुके थे केंचो, अब कम से कम अपने ख्वाब के लिए तो मरो। अकीरा की बातें केंचो के दिल पर लगती हैं। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करता है। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। केंचो ढोते हुए अकीरा से माफी मांगता है और अकीरा उसे बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। केंचो भी फैसला करता है कि वो अब अकीरा के साथ मिलकर अपनी लिस्ट बनाएगा और वो दोनों मिलकर इस ज़ॉम्बी दुनिया में वो बनेंगे जो वो बनना चाहते थे, आजाद इंसान। अब अकीरा और केंचो को शहर छोड़ने के लिए एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी। अकीरा की लिस्ट में एक काम था, एक बड़ी कैंपिंग कार में सफर करना। उनका सामना दोबारा शिज़ोका से होता है जिसकी अपनी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। अकीरा उसे पेशकश करता है कि वो उनके साथ चले। शिज़ोका शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन जब वो अकीरा और केंचो की दोस्ती और उनका जज्बा देखती है तो उसे एहसास होता है कि शायद अकीरा का तरीका ही दुरुस्त है। वो तीनों एक बहुत बड़ी और जदीद कैंपिंग कार हासिल करते हैं और टोक्यो की सरहदों से बाहर निकल जाते हैं। अकीरा अपनी डायरी निकालता है और बेहतरीन दोस्त को बचाना और कैंपिंग कार हासिल करना पर टिक लगाता है। अब उनके सामने पूरी दुनिया खुली थी और अकीरा की लिस्ट में अभी 90 से ज्यादा काम बाकी थे। अकीरा, केंचो और शिज़ोका अपनी अजीमुशान कैंपिंग कार में टोक्यो की सरहदों को पीछे छोड़ चुके हैं। खुली सड़कें, हरियाली और ताजा हवा ने अकीरा के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। वो गाड़ी की छत पर बैठकर अपनी डायरी में नए काम लिख रहा है, जैसे खुले आसमान तले सोना और अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन खाना खाना। केंचो गाड़ी चला रहा है और शिज़ोका अभी तक खामोशी से अपने डेटा में मसरूफ है, मगर उसके चेहरे की सख्ती अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है।
अचानक हाईवे पर एक बहुत बड़ा रुकावट सामने आता है। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हुई हैं और रास्ता मुकम्मल बंद है। इसी दौरान उनकी गाड़ी का टायर एक तेज धाती टुकड़े से टकराकर फट जाता है। एक डरावना ख्वाब, ये कोई और नहीं, अकेरा का वही जालिम बॉस गौजाल था। गौजाल ने ज़ॉम्बी क़यामत में भी अपना वही पुराना कॉर्पोरेट सिस्टम बना लिया था। उसने वहां के लोगों को तहफ्फुज़ देने का झूठा वादा करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। गौजाल जैसे ही अकेरा को देखता है, एक जहरीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल जाती है। वो चलाता है, क्या तुम्हें लगता है कि ज़ॉम्बी दुनिया में भी तुम काम से बच जाओगे? चलो जाओ और जाकर फर्श साफ करो। यहाँ से अकेरा की शख्सियत में एक तकलीफदेह तब्दीली आती है। वो अकेरा जो ज़ॉम्बियों के सर पर पांव रखकर छिलांगे लगाता था, अपने बॉस की आवाज सुनते ही दोबारा वही डरा हुआ, सहमा हुआ मुलाजिम बन जाता है। उसके कंधे झुक जाते हैं और उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है। अगले 2 दिन अकेरा के लिए जहन्नम बन जाते हैं। गौजाल उसे बदतरीन कामों पर लगाता है, उसे भूखा रखता है और सबके सामने जलील करता है। कैचू और शिज़ोका ये देखकर सदमे में हैं कि अकेरा अपनी आजादी इतनी जल्दी कैसे भूल गया। शिज़ोका उसे झुंझोड़ती है और कहती है, अकेरा, ज़ॉम्बी बाहर हैं, लेकिन तुमने अपने अंदर एक ज़ॉम्बी बॉस पाल रखा है। क्या ये वही अकेरा है जिसने मुझे जीना सिखाया था? अकेरा जवाब देता है कि उसे डर लगता है। उसे लगता है कि वो गौजाल के बगैर कुछ भी नहीं है। वो अपनी जेब से अपनी मुड़ी तड़ी बकेट लिस्ट निकालता है। उस पर लगे खून और मिट्टी के धब्बे उसे याद दिलाते हैं कि उसने आजाद होने का ख्वाब देखा था। अकेरा आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होता है। गौजाल उसकी तरफ देख कर चलाता है, बैठ जाओ अकीरा, अपनी औकात में रहो। लेकिन अकीरा नहीं बैठता। वो गौजाल की आंखों में आंखें डालकर देखता है। तमाम गुलाम काम रोक कर उन्हें देखने लगते हैं। अकीरा बहुत पुरसुकून आवाज में कहता है, मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। इसी लम्हे बस्ती के दरवाजे टूटते हैं और ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा रेला अंदर दाखिल होता है। जहां गौजाल डर के मारे मेज के नीचे छुपकर रोने लगता है, वहां अकीरा एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम को इकट्ठा करता है और लोगों की जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वहां उन्हें पनाह गुज़ीनों का एक गिरोह मिलता है जो खौफ के मारे एक महफूज हॉल में छुपा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि एक्वेरियम के अंदर एक ऐसा अफरीत पैदा हो चुका है जिसने बाकी तमाम ज़ॉम्बियों को भी खौफ ज़दा कर रखा है। अकीरा की नजर एक शार्क प्रूफ सूप पर पड़ती है जो नुमाइश के लिए रखा गया था। उसके जहन में अपने बचपन का वो ख्वाब ताजा हो जाता है जब वो एक सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाना चाहता था। अचानक एक ऐसा शोर सुनाई देता है जैसे कोई देविकल चीज फर्श पर रेंग रही हो। एक्वेरियम के मेन हॉल की दीवारें टूटती हैं और एक ऐसा मंजर सामने आता है जो किसी डरावने ख्वाब से भी बदतर था। एक देविकल शार्क जिस पर वायरस ने असर किया था वो पानी से बाहर आ चुकी थी। उस शार्क के जिस्म से दर्जनों इंसानी टांगे निकल आई थीं, जिनकी मदद से वो जमीन पर किसी मकड़ी की तरह तेज रफ्तारी से भाग रही थीं। ये शार्क अब सिर्फ पानी का शिकारी नहीं रही थी, बल्कि वो खुश्की पर मौजूद हर जिंदा चीज को निगलने के लिए बेताब थी। पनाह गुज़ीनों में भगदड़ मच जाती है। शिज़ोका और कैंचो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शार्क इतनी ताकतवर होती है कि वो कंक्रीट की दीवारों को मिट्टी की तरह तोड़ देती है। अकीरा को एहसास होता है कि अगर उसने कुछ न किया तो उसके दोस्त और ये बेगुनाह लोग आज जिंदा नहीं बचेंगे। अकेरा किसी निडर सिपाही की तरह शार्क के सामने जा खड़ा होता है। कैंचू अपनी मॉडलिंग की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए शार्क की तवज्जो भटकाता है, शार्क को अपनी तरफ बुलाता है ताकि अकीरा को मौका मिल सके। अकेरा शार्क की तरफ लपकता है। शार्क अपना बड़ा सा जबड़ा खोलती है जिसमें हजारों खंजर नुमा दांत चमक रहे होते हैं। अकेरा पीछे हटने के बजाय सीधा शार्क के मुंह में कूदने की कोशिश करता है। ऐन इसी लम्हे जब शार्क अकेरा को चबाने लगती है, अकेरा अपने सूट से मुंसलिक बैटरियों का हाई वोल्टेज स्विच दबा देता है। पूरे एक्वेरियम में बिजली की कड़क गूंज उठती है। पानी, खून और बिजली के मिलाप से एक खौफनाक धमाका होता है।
वो देवोहिकल शार्क तड़पने लगती है और उसका पूरा जिस्म अंदर से राख बन जाता है। उसने साबित कर दिया कि एक आम सा कॉर्पोरेट गुलाम अगर चाहे तो कायनात का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है। फिल्म के आखिरी मंजर में हम अकेरा, शिज़ोका और केंचू को समंदर के किनारे अपनी कैंपिंग कार के पास खड़े देखते हैं। सूरज तुलू हो रहा है और उसकी नौरंगी रोशनी समंदर की लहरों पर रक्स कर रही है। अकेरा अपनी डायरी निकालता है और सुपर हीरो बनना और शार्क से लड़ना वाले कामों पर फख्र से टिक लगाता है। शिज़ोका अकेरा की तरफ देखती है और पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसे भी अपनी एक लिस्ट बनानी है। केंचू हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। अकेरा अपनी डायरी का अगला सफा पलटता है जहां अभी बहुत से अधूरे काम बाकी हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सड़क पर दूर निकल जाते हैं जहां अफक पर उनकी नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही होती है। जिंदगी काम करने के लिए नहीं बल्कि उन लम्हों को जीने के लिए है जो आपको खुशी देते हैं।